आदाब नमस्कार। एक घटना, 3 कत्ल होता है एक घर में, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर। और ये 3 कत्ल इतना भयानक तरीके से किया जाता है कि इलाके में एक डर सा माहौल हो जाता है। प्रशासन के लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि इस तरह का घटना, इतनी दर्दनाक घटना कैसे हुई। दोस्तों, ये घटना है 2014 की, बरेली डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बरेली, वहाँ की ये घटना है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, उनका नाम था रविकांत मिश्रा। उनकी नई नई जॉब लगी थी, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, और परिवार में उनके बड़े भाई योगेश मिश्रा, उनकी भाभी प्रिया मिश्रा और माताजी पुष्पा मिश्रा। उनके पिताजी नहीं थे। ये 4 लोगों की छोटी फैमिली थी और बरेली में वो रहते थे, और बाजू के ही डिस्ट्रिक्ट में पीलीभीत में उनकी पोस्टिंग थी। 22 अप्रैल 2014 को वो पीलीभीत जाते हैं अपने ऑफिस के काम से ड्यूटी पर, और रात को वहीं रहते हैं। सुबह वो बरेली अपने घर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन किसी का फ़ोन लगता नहीं, फ़ोन बंद आता है। परेशान होते हैं थोड़ा सा। फिर किसी को वहाँ जानने वाले को फ़ोन करते हैं, कहते हैं जाके मेरे घर पे ज़रा देखना। वो इंसान आता है, देखता है घर का दरवाज़ा बंद है। वो बेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता। वो फ़ोन करके उनको बताता है कि कोई जवाब नहीं दे रहा है और मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। फिर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। आते आते उनको 11-12 बज जाता है दिन का। फिर वो बाहर से दरवाज़ा देखते हैं, बंद है। उसके बाद वो पीछे जाने के लिए सोचते हैं कि पीछे से देखता हूँ। तब तक उनकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के ग्रिल कटे हुए थे। वो देखते हैं तो थोड़ा सा अंदर से उनको लगता है कि कुछ गलत है। फिर वो पीछे जाते हैं तो पीछे भी एक खिड़की काटी हुई थी, ग्रिल कटे हुए। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उनको शक होता है, फिर वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते हैं तो पहले सीढ़ी दिखती है, और सीढ़ी पे ही उनकी माँ पुष्पा खून से लथपथ, सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया रहता है, सर फटा होता है। इंस्पेक्टर रविकांत मिश्रा जब माँ को देखते हैं तो बदहवास हालत में वो अंदर की तरफ भागते हैं। अपने बड़े भाई और भाभी के बारे में सोचते हैं कि देखता हूँ वो कहाँ है। अंदर जाते हैं तो बड़े भाई के कमरे में वो देखते हैं तो वहाँ भी उनके भाई और उनकी भाभी उसी हालत में, जिस हालत में उन्होंने माँ को देखा था, खून से लथपथ, सर पर किसी चीज़ से वार, सर फटे हुए दोनों लोग के। अब वो चिल्लाने लगते हैं। इतने पे आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, अंदर आते हैं सब लोग। अंदर का दृश्य जो भी देखता है वो एकदम डर जाता है, इतना भयानक अंदर का दृश्य था। घर के सामान सब बिखरे हुए, अलमारियाँ खुली हुई, सामान इधर का उधर। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, सब हैरान परेशान। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है। पुलिस देखती है अंदर का नज़ारा तो भी परेशान। सब घर अस्त व्यस्त, सामान इधर के उधर, लूटपाट भी हुई थी। दृश्य जो दिख रहा था अंदर का, उससे सामान सब बिखरे हुए थे और गायब भी थे। लूटपाट। फॉरेंसिक टीम आती है, अंदर के सारे सैंपल इकट्ठा करती है, चेक करती है, कोई क्लू मिले, कोई सुराग मिले, लेकिन कुछ उनको मिलता नहीं है। पुलिस के आला अफसरान भी वो भी पहुंचते हैं मौके पर। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर इस तरह की घटना, पूरा एरिया, पूरा प्रशासन, जिला हिल जाता है। इतना विभत्स घटना। पुलिस रविकांत मिश्रा जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, उनसे पूछताछ करती है कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी पे आपको कोई शक। वो कहते हैं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली थी। वो भी परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटेगा वो इंसान बोलने की हालत में तो नहीं रहेगा। फॉरेंसिक टीम भी आती है, सब कुछ चेक करती है, लेकिन पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं। घर में किसी तरह का कोई सबूत, कोई निशान, एक भी लीड, कुछ भी नहीं। पुलिस
को आगे बढ़ने के लिए, केस आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, ज़ीरो। उस वक्त के तत्कालीन जो एसपी बरेली के थे, वो एक यंग एसपी आए थे और काफ़ी जोशीले और कड़क अफसर थे। पुलिस ने उस एरिया के हिस्ट्री सीटर्स को खंगालना शुरू किया। एक के बाद एक सबको उठाना शुरू हुआ, तोड़ना शुरू हुआ, सख्ती की गई, पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस परेशान, दोबारा ज़ीरो पर। अब एसपी जो थे उस एरिया के, उनके ऑर्डर्स और एक तो प्रशासन, मामला इतना ज़्यादा हाइप बन गया था, इतनी दर्दनाक घटना हुई थी कि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। पुलिस को एक गैंग के बारे में पता चलता है, बिठरी गैंग। जो पैटर्न ऑफ क्राइम था, उस क्राइम से अंदाज़ा लगाया पुलिस ने कि इस तरह के क्राइम वो बिठरी गैंग करती है, इस तरह से मारती है लोगों को, लूटपाट करती है। और पुलिस इस तरह, लेकिन पुलिस के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बिठरी गैंग के बारे में तो पता था, लेकिन उसमें से किसी मेंबर या किसी फेमस बदमाश या किसी क्राइम करने वाले व्यक्ति का नाम, ना कोई लीड, कुछ ऐसा नहीं था। बिठरी गैंग के बारे में उनको पता था। एसपी ने एक दिन एक डिसीजन लिया। वो गए, परेशान ऑफिस में बैठे थे, सोच रहे थे। एक दिन उनको कुछ दिमाग में बैठा, उन्होंने वर्दी उतारी, सादे टी शर्ट पैंट में निकले, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, सिर्फ ड्राइवर को लिया, गाड़ी लिया और निकल पड़े। उसी एरिया में गए जहाँ पे क्राइम हुआ था और वहीं पे एक गाड़ी दूर छोड़ दिया उन्होंने और अंदर गए, कॉलोनी में अपना घूमने लगे जहाँ पे क्राइम हुआ था। आसपास लोगों से बातें करते उस फैमिली के बारे में। तो जो भी लोग ओवरव्यू देते या उसके बारे में बताते फैमिली के बारे में, वो यही बोलते कि फैमिली अच्छी थी, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपना काम करने वाले सीधे साधे लोग। ऐसे पूछताछ करते एसपी साहब अपना उसी एरिया में घूम रहे हैं। आगे तक गए, घूमे, टहले, बातचीत की और भी लोगों से, लेकिन उनको कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला कि जिससे कोई सुराग मिले। इधर पुलिस भी लगी रही जांच में, लेकिन एसपी साहब एक अलग जांच में लगे हुए हैं। इसी केस में तरीका उनका अलग था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं इस बारे में। उस दिन पुलिस एसपी साहब चले आए। अगले दिन फिर यही पैटर्न उन्होंने अपनाया। फिर वो ड्राइवर के साथ गाड़ी से निकले और गाड़ी दूर छोड़ी और ऐसे ही एरिया में घूमने लगे। घूमते घूमते आगे जाते जाते जहाँ पे क्राइम हुआ था उस घर से थोड़ी सी दूरी पर आगे वो आगे बढ़े जब, तो आगे एक घर था, वहाँ पे एक महिला खड़ी थी और उस महिला को जिन्होंने देखा, तो पुलिस का एक पैटर्न होता है लोगों को देखने का। किसी के बात करने के अंदाज से पहले पुलिस कभी भी इंसान के बॉडी लैंग्वेज को देखती है। क्या वो इंसान बोल रहा है वो बाद में नोटिस करती है, पहले बॉडी लैंग्वेज को देखती है और बॉडी लैंग्वेज से ही वो अंदाज़ा लगाती है इंसान कैसा है या क्या, कैसा इंसान है और इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। फिर उस महिला को जो एसपी साहब ने देखा तो वो ऐसे, इनको लगा कि वो एकदम थोड़ा सा घबराई और डरी हुई। जब इनको देखा उसने, ये आगे गए, उससे इन्होंने एक सवाल कर दिया कि क्या नाम है, किसका घर है ये। तो महिला ने इनसे सवाल किया कि क्या आप पुलिस से हो, क्योंकि एरिया में इतनी बड़ी वारदात हुई थी। तो उनको भी अंदाज़ा, पब्लिक को भी था कि पुलिस के लोग घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पुलिस से नहीं हूँ, मैं भी ऐसे सुना इस घटना के बारे में, इसलिए मैं इधर चला आया। तो आपके घर में कोई मर्द या कोई है? तो उसने कहा नहीं। तो वो वापस चले आए, लेकिन उनको शक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एसपी पुलिस से इतना तो अंदाज़ा होता है कि कुछ इंसान डरा हुआ, ठीक है वो अपराधी या वो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ये डर रहा है तो इसके अंदर कोई बात है। वो गए और अगले दिन उस एरिया के एसएचओ से कहा कि इस घर पर नज़र रखो और इस महिला पर नज़र रखो। अब अगले दिन पुलिस के मुखबिर उस महिला के पीछे लग गए। महिला जहाँ भी निकलती, जहाँ भी आती जाती, उसके पीछे एक पुलिस का मुखबिर लगा रहता। एक दिन वो महिला घर से निकलती है और पीछे पुलिस के मुखबिर भी रहते हैं। वो जाती है, उस एरिया से थोड़ा दूर जाती है, एक नदी होती है, उस नदी के किनारे जाती है। वहाँ पहले से एक महिला और एक पुरुष दो खड़े हुए होते हैं। वो वहाँ जाके ये बात करने लगती है। पुलिस के मुखबिर बताते हैं पुलिस को नज़र तो थी, उसकी हर चीज़ पे निगरानी रखी जा रही थी। अचानक पुलिस भी पहुंचती है।
इन तीनों को पकड़ती है। फिर ये कहते हैं हमने क्या किया, हम तो ऐसे ही इधर आए, अपना कोई हमारा इन सब चीज़ से लेना देना है। वो अपनी सफाई, पुलिस ने कहा नहीं तुम्हारा कुछ तो लेना देना, तुम बताओ। तो कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। फिर महिला पुलिस भी होती है, तो महिला पुलिस से उसकी तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है उस महिला की, तो उसके पास से एक पर्स निकलता है और उस पर्स में 2 पर्चियाँ रहती हैं, डॉक्टर की पर्ची रहती है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी, उस पर्ची पे 2 नाम लिखे हुए होते हैं, एक नाम पुष्पा और दूसरा नाम योगेश, और नीचे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब पीड़ित जो थे उसमें योगेश और पुष्पा 2 पीड़ित ही थे, जो कि रविकांत के एक बड़े भाई और एक माता जी। तो जब पुलिस पर्ची लेती है तो उसको शक एकदम गहरा हो जाता है। उसके बाद पुलिस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रविकांत मिश्रा को बुलाती है, उनको पर्चियाँ दिखाती है। तो कहते हैं कि ये पर्ची तो मैं नहीं पहचानता, लेकिन ये पर्स मैं पहचानता हूँ। पर्स देख के वो चौंक जाते हैं, कहते हैं ये मेरे बड़े भाई का पर्स है। अब जब इतना वो कहते हैं तब पुलिस का यह शक एकदम यकीन में बदल जाता है और ये 2 महिला और एक पुरुष सबको पकड़ती है और उसी घर पे लेके जाती है जहाँ पे एसपी साहब ने उस महिला को नोटिस किया था पहली बार। उस घर के अंदर लेके जाती तो वहाँ 4 चांदी के सिक्के मिलते हैं, तलाशी ली जाती है तो 4 चांदी के सिक्के रविकांत मिश्रा को दिखाया जाता है। आजकल चलन है, लोगों को चांदी के सिक्के भी गिफ्ट दिए जाते हैं। तो उन्होंने जब चांदी के सिक्के देखे तो फौरन वो पहचान गए और बोले कि ये मेरे घर का ही है। अब पुलिस ने उन सबको अरेस्ट किया। अब उस महिला के बताने पर पुलिस ने उनके पति और घर के और सदस्यों को पकड़ा, 6 पुरुष को पकड़ा और ये 2 महिलाएं, 8 लोगों को अरेस्ट किया। और उन्हीं के बताने पर एक जौहरी को, एक सोनार को पकड़ा गया, जिसको इन्होंने सोना कुछ जेवरात बेचा था। और फिर इनको इनके बताने पर इनको नदी के किनारे ले गई, जहाँ पे इन्होंने कुछ जेवरात, कुछ पैसे, एक 2.5 फीट गड्ढा खोद के वहाँ नीचे इन्होंने दबाया हुआ था। सारे जेवरात इन्होंने नहीं बेचे थे, मामला ठंडा होने का ये इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह से सारी चीज़ें बरामद की गई और वो सोनार और ये 8 लोग, 6 पुरुष 2 महिला, टोटल 9 लोग अरेस्ट होते हैं। और पुलिस मजबूत चार्जशीट बनाती है और इन्हें कोर्ट में पेश करती है। 2014 की ये घटना थी। ट्रायल शुरू होता है और 7 मार्च 2024 यानी 10 साल बाद ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है और ट्रायल कोर्ट ने 2 महिला और 6 पुरुष को फांसी की सज़ा सुनाती है और जो जौहरी था सोनार, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उसको मालूम था, जो उसके पास जेवरात बेचे जा रहे थे उसे सब मालूम था इसी घटना से ये जुड़ा हुआ है। तो जुर्म को छुपाना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और इतनी विभत्स घटना हुई थी। जज ने साफ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बुनियाद पर कहा कि इतना दर्दनाक घटना, इतनी निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से इनकी हत्या की गई, ये अपने में एक बहुत ही दर्दनाक है। इस बिना पे ये फांसी की सजा इन 8 लोगों को सुनाई गई और एक सोनार को उसको उम्र कैद की सजा। पुलिस तो लगी थी, पुलिस मेहनत से अपना जांच कर रही थी, लेकिन दोस्तों एक एसपी जिसको ज़रूरत नहीं है ज़मीन पर आने की, उनका काम इतना बड़ा है, संभालना रहता पूरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से उनके ऑर्डर्स देने ही काफ़ी हैं, लेकिन एक जुनून होता है इंसान को, एक ऑफिसर को, कि नहीं मैं इस केस में किसी न किसी तरह नतीजे पर पहुँचूँगा और मेरी टीम भले लगी है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहूँगा। तो इनकी सूझबूझ, इनकी समझदारी, इनकी निडरता और इनकी तत्परता, इनकी ईमानदारी, इसने रंग लाई और ये लगे खुद इन्वॉल्व हुए और एक समझदारी, एक महिला पे इनका शक गया, जिससे केस खुला। देखने में बहुत बड़ी घटना थी, सोचा जाता तो कि अपराधी कहाँ, हत्यारे कहाँ गायब हैं, लेकिन उसका सच ये वहीं कहीं छुपा था। बाद में इन लोगों ने सब बताया कि ये लोग बहुत पहले से इस घर की रैकी कर रहे थे। कोई सब्जी वाला, कोई फेरी वाला बन के ये लोग उसी मोहल्ले में घूमते थे और उसी मोहल्ले में ये लोग रूम वगैरह लिए थे, वहीं पर रह रहे थे और रैकी किए हुए थे। जब इन्होंने देखा कि एक आदमी नहीं है इस घर में, ये सारी चीज़ें ये इनको पता थी। जब वो ऑफिसर गए बाहर तो इन्होंने देखा कि एक सदस्य और कम है घर में,
तो हमें आसानी होगी लूटपाट करने में। तो ये देख के ये अंदर गए। लेकिन क्राइम करने वाला कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून एक ना एक दिन तो वहाँ तो पहुँचती है। ये सबको पता है, ये क्रिमिनल को हम सबसे ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी लालच में वो इस तरह के क्राइम को करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं।